हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस वक्त अरमान को क्या हुआ कि वह अचानक पहली बार नानी माँ के गले लग गया, क्योंकि वसुंधरा से भले ही वह कितनी नफरत करता था, लेकिन वह उसकी माँ थी और उसने अपनी माँ का बहुत भयानक रूप देखा था। नानी माँ से अपनापन पाकर अरमान ने उन्हें गले लगा लिया। सबकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। पूरा परिवार, भले ही सगे रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन परिवार जैसा साथ रहते थे, उन सबकी आंखों में नमी थी। खासकर आकाश और सुमित की आंखों में। वे दोनों इमोशनल हो गए थे। जैसे ही अरमान को यह एहसास हुआ कि उसने नानी माँ को गले लगाया हुआ है, वह झटके से अलग हुआ और बिजली की सी तेजी से लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। आस्था की आंखें पूरी तरह से भर उठी थीं। वह अरमान का मूड ठीक करना चाहती थी। उसने एक आइडिया भी निकाल लिया था। स्थिति काफी इमोशनल हो गई थी और सभी अपने कमरों में चले गए थे, क्योंकि नानी माँ ने सबको बता दिया था कि अब कोई एक्स्ट्रा रस्में नहीं होंगी और कल शाम शादी होगी, और जो भी रस्में होंगी वह नानी माँ खुद करवा लेंगी। नानी माँ की बातें सुनकर सभी के चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन वसुंधरा, जो मेंशन के बाहर बैठी हुई थी, उसके बारे में सबका ध्यान जा रहा था। वही दूसरी ओर मारिया, टाइगर, देव तीनों मिलकर वीर रायचंद को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं लग पाया था। अबीर सिंह राठौड़ भी वीर रायचंद को ढूंढना चाहता था, लेकिन वह भी उसे नहीं ढूंढ पाया था। उस वक्त अबीर बहुत गुस्से से भरा हुआ बैठा हुआ था। अमरेश रायचंद अबीर के पास आया। अबीर ने अमरेश को पूरी तरह से डांट दिया कि उसके बेटों को ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अमरेश भी शर्मिंदा हो गया था। ऊपर से वसुंधरा, जो सिंघानिया मेंशन चली गई थी, इस बात का भी उसे बहुत बुरा लगा था। वसुंधरा और उसके बीच में एक बड़ा आर्गुमेंट हुआ था। उसके बाद वसुंधरा रायचंद हाउस छोड़कर सिंघानिया मेंशन आ गई थी। अमरेश को इस बात की तसल्ली थी और वह जानता था कि अरमान सिंघानिया इतनी आसानी से अपनी माँ को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा। आस्था जल्दी ही अरमान के साथ कमरे में थी और उसके ठीक पीछे पीछे राजेश खाने की थाली हाथ में लिए आया। आस्था ने इशारे से खाने की थाली टेबल पर रखवा दी और राजेश को वहां से जाने के लिए कह दिया। अरमान अपने कमरे के शानदार सोफे पर बैठा हुआ था। आस्था ने अपनी कोहनी से अरमान के हाथों को हटाया और उसकी गोद में बैठ गई। आस्था अपनी मेहंदी खराब नहीं होने देना चाहती थी। आस्था पप्पी सा चेहरा बनाकर अरमान की ओर देखकर बोली, हमें बहुत भूख लगी है, प्लीज आप हमें खाना खिला दीजिए ना। हमारे हाथों में मेहंदी लगी है और हम चाहते हैं कि हमारी मेहंदी का रंग बहुत डार्क हो, उससे पता चलेगा कि आप हमें कितना प्यार करते हैं। जैसे ही आस्था ने यह बोला, अरमान कुछ पल आस्था की ओर देखता रहा, लेकिन आस्था ने इस बीच एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाईं और अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से अरमान की ओर देखती रही। तभी अरमान ने आस्था के हाथों को ऊपर करते हुए उसकी कमर के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट दी और बेहद करीब जाकर बोला, तुम्हारी मेहंदी का कलर मेरे प्यार का सबूत नहीं है। मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अगर इसका कोई सबूत दे सकता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ मेरा ये दिल। ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था के कानों को चूम लिया और फिर जल्दी ही आस्था को अपनी गोद में लिए प्यार से उसे खाना खिलाने लगा। उस वक्त अरमान बेहद सदमे में था। बेहद गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव से वहां बैठा हुआ था और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था, और उसकी फ्रस्ट्रेशन खुद को सजा देने के बाद ही निकलने वाली थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अरमान आस्था की बातों में पूरी तरह से खो गया था और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा था। उसके मन में अब किसी तरह का कोई बोझ नहीं था और ना ही कोई फ्रस्ट्रेशन था। आस्था खाना खाते हुए मुस्कुरा रही थी कि कहीं ना कहीं वह अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। अब धीरे धीरे शाम हो गई थी। वसुंधरा रायचंद विला के बाहर, अरमान के मेंशन के बाहर से नहीं हटी थी। दादाजी ने सिक्योरिटी को सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वह उस औरत पर नजर रखें, क्योंकि उन्हें वसुंधरा पर इतना भी भरोसा नहीं था। वसुंधरा वहीं बैठे बैठे रो रही थी और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह सिर्फ अपने बेटे की शादी देखना चाहती है, क्योंकि वसुंधरा को इस बात का पता चल चुका था कि अरमान एक बार फिर से शादी कर रहा है। इसीलिए वह सिर्फ शादी देखना चाहती थी। इसीलिए वह बाहर बैठकर रिक्वेस्ट कर रही थी। उसे बैठे हुए 10 से 12 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अब तक किसी ने भी उसे मेंशन के अंदर नहीं लिया था। वही नानी माँ ने शादी के फंक्शन के अकॉर्डिंग आहान को अपने साथ लगा लिया था और एक बहुत ही अच्छा सा समा पूरे हॉल में बनाया था। जो ढोल की टाइगर ने फोड़ दी थी। टाइगर से नानी माँ ने नई ढोल की भी मंगवा ली थी। अब नानी माँ सबको एक साथ लेकर बैठी हुई थी और मजे से ढोल की बजा रही थी, और साथ ही साथ आहान और ध्रुव दुपट्टा ओढ़कर थिरक रहे थे। कुछ अलग ही बहुत ही प्यारा सा खुशनुमा सा माहौल घर का बना हुआ था। वही आस्था और अरमान एक साथ बैठे हुए थे और ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। सभी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। जिस तरह से आहान ध्रुव के साथ नौटंकी कर रहा था, सबकी बार बार हंसी छूट जाती थी। तभी नानी माँ ने रौनक को डांस करने का इशारा किया, लेकिन रौनक डांस नहीं करना चाहती थी। लेकिन ध्रुव ने तुरंत रौनक को डांस करने के लिए खड़ा कर दिया और अब रौनक, आहान और ध्रुव तीनों एक साथ घूम घूम कर डांस कर रहे थे। लेकिन ध्रुव तुरंत उन दोनों के बीच में से बैठ गया। अब सिर्फ आहान और रौनक वहां रह गए थे और दोनों मजे से डांस करने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए छेड़खानी भी कर रहे थे, तो सब कुछ बहुत ही प्यार और अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे नानी माँ बोली, हम संगीत की रात ऐसे भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा धूम धड़ाका हो। इस तरह से छोटी छोटी खुशियों के बीच में अपने संगीत का फंक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तब नानी माँ की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे थे। वही दूसरी ओर दादा मन मन में शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अरमान ने खुद को जख्मी नहीं किया, वरना वसुंधरा को देखने के बाद उसके जख्म हरे हो जाया करते थे और अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वह खुद को हर्ट किया करता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि अरमान ने खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, तो इस बात से काफी राहत मिली और दादाजी खुश थे। वही राधिका, जो उस वक्त उस फंक्शन में मौजूद नहीं थी, और सुमित की नजरें बार बार राधिका को ही ढूंढ रही थीं, क्योंकि रौनक के प्लान के मुताबिक राधिका को सुमित के करीब नहीं जाना है।
वह इसीलिए ढोल की फंक्शन में भी मौजूद नहीं थी। आस्था और रश्मि को तो पता था कि राधिका क्यों नहीं है, लेकिन नानी माँ को राधिका की कमी खल रही थी और वह तुरंत सुमित की ओर देखकर बोली, सुमित बेटा, यह तुम्हारी होने वाली बीवी कहाँ रह गई? जाओ उसे बुलाकर लेकर आओ, उसके बिना क्या मजा आएगा, आखिरकार वह भी तो दुल्हन है। जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, सुमित जो खुद राधिका को देखना चाहता था कि आखिरकार राधिका कहाँ है और वह अब तक उसे दिखाई क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि पूरा दिन बीत गया था लेकिन राधिका उसके सामने नहीं आई थी। रौनक राधिका का खाना भी उसे कमरे में ही देकर आई थी, तो यह बात सुमित को अजीब लगी, तो इसीलिए उसे नानी माँ के बोलने पर बहाना मिल गया और वह उसके कमरे की ओर जाने लगा। वही प्रियंका अपने होठों पर झूठी मुस्कुराहट लाए नानी माँ के बराबर में ही बैठी हुई थी और अपने हाथों की तालियां बजा रही थी, लेकिन उसका ध्यान इस वक्त आस्था और अरमान के उस हाथ पर था जो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे हुए थे और वह बहुत ज्यादा इस वक्त जलकर राख हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह अरमान को अपना बनाए तो बनाए कैसे। वह अरमान को हर हाल में हासिल करना चाहती थी, हर हाल में वह उसे अपनी जिंदगी में चाहती थी। जिस जिंदगी को उसने ठुकराया था वह रहकर उस दिन को कोसती थी, जिस दिन उसने अपनी शादी से भागने का डिसीजन लिया था और कहीं ना कहीं इसके लिए अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा दोष दिया करती थी। उसे तो लगा था कि शायद पैसों के चक्कर में उसका पिता उसकी शादी किसी बूढ़े से करवा रहा है, इसीलिए प्रियंका घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन अब रियलिटी जानने के बाद उसे बेहद गुस्सा आ रहा था और प्रियंका सोच रही थी कि जिस जगह आज आस्था बैठी हुई है वह जगह वह बैठी होती और वो उसकी जगह है, आस्था की नहीं। वेल, वहाँ चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था, सभी बहुत अच्छे से डांस वगैरह कर रहे थे। इसीलिए सुमित राधिका के कमरे में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि राधिका ने कमरे को अंदर से लॉक किया हुआ था। सुमित पहले तो चिढ़ गया कि अचानक से इस लड़की को दरवाजा लॉक करने की क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि राधिका ने पहले कभी इस तरह से दरवाजे लॉक नहीं किया था और सुमित जब मर्जी उसके कमरे में चला जाता था। लेकिन आज दरवाजा लॉक देखकर वह हैरान हो गया और दरवाजा खटखटाने लगा। तब राधिका ने अंदर से ही जवाब दिया, कौन है? अब सुमित हैरान हो गया कि इस लड़की की इतनी हिम्मत, अंदर से पूछ रही है कौन है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। लेकिन फिर सुमित खुद पर कंट्रोल करते हुए धीरे से बोलता है, मैं हूँ सुमित, दरवाजा खोलो। और तुम नीचे क्यों नहीं आ रही हो? नानी माँ तुम्हें बुला रही है, फटाफट से नीचे आ जाओ। ऐसा बोलकर सुमित रोबदार लहजे में राधिका को धमकाने लगा था। तब राधिका शांत स्वर में बोलती है, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रही हूँ, आप जा सकते हैं। ऐसा बोलकर राधिका अंदर ही अंदर अपनी हंसी दबाती हुई बेड पर बैठ गई थी। वही सुमित पूरी तरह से झुंझला उठा था कि इस लड़की की इतनी हिम्मत, एक तो उसने दरवाजा नहीं खोला और ऊपर से आने के लिए साफ साफ मना कर रही है। लेकिन इससे पहले कि सुमित गुस्से से दरवाजा तोड़कर अंदर जाता, ठीक उसी वक्त रश्मि वहां आ टपकी। रश्मि जो कि नानी माँ को सुमित को कहते हुए सुन चुकी थी कि वह राधिका को बुलाकर ले आए, लेकिन अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग रश्मि इतनी जल्दी सुमित की बेचैनी को खत्म नहीं करना चाहती थी। इसीलिए रश्मि तुरंत वहां आ गई थी और सुमित की ओर देखकर मुस्कुराकर बोली, सुमित भैया, मुझे लगता है कि आप चले जाइए, मैं राधिका से बात करके आती हूँ, उसे अपने साथ लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रश्मि ने सुमित को वहां से जाने के लिए कह दिया था और सुमित एक नजर बंद दरवाजे की ओर देखकर वहां से चला गया था। तभी सुमित के जाने के बाद रश्मि ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। राधिका ने तुरंत दरवाजा खोल दिया था और तुरंत फिर से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। तब रश्मि बोली, हमारा प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा है। सुमित भैया का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। अब बस तुम कल के दिन, कल सुबह सुबह यहाँ से बाहर निकलोगी और कल अपने प्लान का हमें आखिरी राउंड पूरा करना है। जैसे ही रश्मि ने यह कहा, राधिका ने तुरंत रश्मि को गले से लगा लिया था और इमोशनल होते हुए बोलती है, वाकई तुम मेरी बहन हो जो इस तरह से मेरी इतनी मदद कर रही हो। और फिर जल्दी ही रश्मि एक बार फिर से आकर महफिल में बैठ गई थी और नानी माँ से उसने कह दिया था कि राधिका कुछ ठीक फील नहीं कर रही है, इसलिए वह आराम कर रही है। तब नानी माँ ने भी जाने दिया और परवाह करते हुए बोली, ठीक है, उसका ठीक होना ज्यादा जरूरी है, वैसे भी कल उसकी शादी है, तो जितना आराम करेंगी उतनी जल्दी वह ठीक हो जाएगी। ऐसा बोलकर नानी माँ मुस्कुरा देती है और अभी अच्छे से फंक्शन एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक 2 सिक्योरिटी वाले भागते हुए मेंशन के अंदर आए थे। सब हैरानी से सिक्योरिटी वालों की तरफ देखने लगे। तब दादाजी सिक्योरिटी वालों की ओर देखकर पूछते हैं, क्या बात है, तुम इस तरह से घबराए हुए क्यों हो, क्या हुआ, बोलो। तो वह सिक्योरिटी वाले घबराकर बोले, वो साहब जी, वह जो मैडम बाहर बैठी हुई है वह बेहोश हो गई है और उनकी सांस भी नहीं चल रही है। जैसे ही उन सिक्योरिटी वालों ने यह कहा, अरमान पूरी तरह से हैरान हो चुका था। अरमान भले ही वसुंधरा को जिंदा नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह इस तरह से अपनी माँ को भला मरने कैसे दे सकता था। जैसे ही अरमान और बाकी सबने यह सुना, सब दौड़कर बाहर की ओर भागे और जल्दी से वसुंधरा को अरमान ने गोद में उठा लिया था और सीधा उसे मिनी हॉस्पिटल में ले आया था और डॉक्टर वसुंधरा का इलाज करने लगते हैं। तभी आस्था ने अरमान के सर पर हाथ रखकर कहा, अरमान जी, एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने आपके साथ जो किया है बहुत गलत किया है, लेकिन अगर आप भी उनके साथ गलत करेंगे तो आप में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। अरमान जी, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, वह सिर्फ आपकी शादी देखना चाहती है, तो आप उन्हें शादी तक यहाँ रहने दीजिए। वैसे भी कल शादी हो जाएगी, उसके बाद वह यहाँ से चली जाएगी। आस्था की बात सुनकर अरमान ने केवल सपाट लुक आस्था को दिया था और उसके बाद वह सीधा अपने कमरे में चला गया था। अरमान जी, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि आप उन्हें शादी तक यहाँ रहने दीजिए। वैसे भी कल शादी हो जाएगी, उसके बाद वह यहाँ से चली जाएगी। आस्था की बात सुनकर अरमान ने केवल सपाट लुक आस्था को दिया था और उसके बाद वह सीधा अपने कमरे में चला गया था। वहीं आस्था ने दादाजी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दादाजी ने तुरंत अपना हाथ खटी डीढ़े कर दिए और ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोले, आस्था बेटा, हम आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं,
लेकिन हम यह बात किसी भी कीमत पर नहीं मान सकते हैं और उस औरत को मैं एक पल यहाँ नहीं रख सकता हूँ। उसके होश में आते ही मैं उसे यहाँ से भिजवा दूंगा। फिर दादाजी भी अपने कमरे में चले गए। अब आस्था बेचैन हो गई थी क्योंकि वह अरमान के दिल का दर्द अच्छी तरह से समझ रही थी और वह इस तरह से अरमान को बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। इसीलिए आस्था ने अब जल्दी ही अरमान को मनाने का फैसला किया कि अगर वह अरमान को मना लेती है तो फिर दादाजी भी मना नहीं कर पाएंगे। वहीं नानी माँ ने आस्था से कहा था, बेटा सोच ले, जो कुछ तू कर रही है वह ठीक है या नहीं है, क्योंकि जो औरत अपने सगे बेटे की नहीं हो सकती वह किसी की नहीं हो सकती है। तब आस्था ने नानी माँ से कहा, हम जानते हैं नानी माँ, लेकिन इस वक्त अरमान जी के दिल से उसे औरत की नफरत निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी इंसान के दिल में नफरत होती है, किसी को बर्बाद करने की चाहत होती है, तो वह इंसान भी कभी सुकून से नहीं जी पाता है। और हम अपने पति की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सुकून देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी उनके साथ सुकून से जीना चाहते हैं। ऐसा बोलकर आस्था जल्दी ही अपने कमरे में चली गई थी और जैसे ही वह कमरे में गई उसने कमरे का हाल देखा तो उसकी चीख निकलते निकलते रह गई थी। अरमान उस वक्त बेहद फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था और सारा गुस्सा उसने अपने कमरे के ही एक से भरकर एक महंगे सामान पर उतार रहा था। लेकिन आस्था अपना थूक निगलते हुए अरमान की तरफ बढ़ने लगी। इन सब चक्कर में अरमान के हाथ से ब्लड भी निकलने लगा था, इसलिए आस्था फटाफट से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बैठ गई थी और अरमान का ब्लड क्लीन करने के बाद धीरे धीरे वह अरमान से बातें करने लगी। अरमान जी, आपको पता है हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार रहे और वह सिर्फ हमारे लिए प्यार रहे, लेकिन आपके दिल के एक कोने में दर्द है, दुख है, नफरत है। हम चाहते हैं कि वह भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप सुन रहे हैं ना हमारी बात? ऐसा बोलकर आस्था अरमान को समझाने लगी और उसके आगे बोलती है, अरमान जी, हम जानते हैं कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा बचपन जिया है। इनफैक्ट ऐसा बचपन तो कभी किसी दुश्मन को भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अरमान जी, बस मेरा एक छोटा सा सवाल है, कल को जब आपके बच्चे होंगे तो क्या आप अपने दिल की नफरत और अपने दिल के दर्द के साथ उन बच्चों को फेस कर लेंगे? नहीं नहीं अरमान जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल की नफरत को, अपने दिल के दर्द को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें और एक बार सब कुछ भूलकर वसुंधरा जी को माफ कर दें। और वह सिर्फ आपकी शादी तो देखना चाहती है, उन्हें शादी देखने दें और उसके बाद उन्हें यहाँ से विदा करेंगे। आस्था की बात अरमान केवल सुनता रहा, लेकिन उसने आस्था से एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था जो कह रही थी वह सही भी कह रही थी। अरमान का दिल आस्था की बातें मानने को कर रहा था, लेकिन उसकी नफरत, उसका दर्द उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था और वह बिना इमोशंस के बोलता है, चाहे तुम कुछ भी बोलो आस्था, लेकिन मेरा दिल इतना बढ़ा नहीं है। अरमान सिंघानिया उस औरत को अपने हाथों से बर्बाद करना चाहता है। यह बोलकर अरमान आस्था को देखने लगा था, लेकिन तभी आस्था ने अरमान के हाथ पर हाथ रखकर कहा, लेकिन हम चाहते हैं कि वह हमारी शादी अटेंड करे, बस उसके बाद हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं और हम यह आपसे मांग रहे हैं। वैसे भी आपने हमें आज तक कोई तोहफा नहीं दिया है, हम चाहते हैं कि आप हमें हमारी यह बात मानकर हमें यह तोहफा दे दीजिए। आस्था की बात सुनकर अरमान ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। तभी आस्था ने अपनी गोरी बाहों को अरमान के गले में डालकर कहा, हमें आपकी जान नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए उस औरत की मौजूदगी बर्दाश्त करने की आप में ताकत चाहिए। इतना बोलकर आस्था अरमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी कि शायद अरमान अब उसकी बात मान लेगा। तभी अरमान ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो, लेकिन मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। ऐसा बोलकर अरमान वहां से चला गया था, लेकिन आस्था के चेहरे पर एक बत्ती सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसके लिए तो यही बात बहुत थी कि कम से कम अरमान ने उसकी बात का मान रखा था और वसुंधरा को इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन एक दिन रहने की इजाजत दे दी थी। तब आस्था खुश हो गई थी और फटाफट से वह दादाजी के पास गई और दादाजी को भी उसने अपना पॉइंट ऑन ऑफ व्यू समझाया। और कहीं ना कहीं दादाजी को भी लगा कि अगर इस तरह से वसुंधरा के यहाँ रहने पर अरमान के दिल का दर्द और उसकी नफरत थोड़ी बहुत कम होती है और वह सब भूलकर अपनी अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, तो इससे अच्छी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। इसीलिए दादाजी ने भी आस्था की हाँ में हाँ मिला दी थी। वहीं वसुंधरा को कुछ घंटे के बाद होश आ गया था और फिर आस्था ने उसे इस बात के बारे में बता दिया था कि वह इस शादी तक रुक सकती है। तो वसुंधरा हैरानी और शक भरी नजरों से आस्था की ओर देखते हुए बोली, लेकिन तुम कौन हो? क्या तुमने अरमान को मेरे लिए मनाया है? तब आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोलती है, जी हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पति के दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार हो, नफरत या दर्द बिल्कुल ना रहे। जैसे ही आस्था ने यह बोला, वसुंधरा ने आस्था का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी और अचानक कुछ सोचकर अपने गले में पहना हुआ एक भारी भरकम डायमंड जद्दा सेट निकालकर उसने आस्था के हाथों में थमा दिया था और झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, यह मेरी प्यारी सी बहू के लिए, मेरी तरफ से गिफ्ट, मुंह दिखाई का गिफ्ट। अब जैसे ही वसुंधरा ने यह बोला, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई और वह इनकार करते हुए बोली, नहीं, हम आपसे इस तरह से गिफ्ट कैसे ले सकते हैं? प्लीज आप इसे अपने पास ही रखिए, यह तो काफी ज्यादा महंगा भी लग रहा है। तो वसुंधरा ने आस्था के गालों को सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा जी, प्लीज, यह तो आपको रखना ही होगा, प्लीज। अगर आप यह नहीं रखेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद आपने मुझे माफ नहीं किया है या फिर मुझे अपनाया नहीं है। अब आस्था वसुंधरा की बात सुनकर मजबूर हो गई थी और मजबूरी में उसने वह सेट ले लिया था। लेकिन उस सेट पर प्रियंका की नजरें टिक गई थीं, क्योंकि वह सेट उसने लास्ट टाइम मैगजीन में देखा था और जिसकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में थी। और वसुंधरा प्रियंका की शक्ल को ही देख रही थी। वहीं प्रियंका ने सोच लिया था कि वह सेट को आस्था से लेकर रहेगी। वेल, जल्दी ही वसुंधरा को एक कमरा दे दिया गया था और सभी इस वक्त अपने अपने कमरे में थे। वहीं सुमित काफी हद तक बेचैन था।
पूरा दिन आज बिना राधिका को देखे ही गुजर गया था तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि आखिरकार मामला क्या है और क्या वाकई राधिका की तबीयत खराब है। अगर राधिका इतनी तबीयत खराब है तो क्या वह डॉक्टर को बुलाए ना बुलाए, लेकिन राधिका ने तो किसी तरह का कोई सिग्नल ही नहीं दिया था। तो सुमित पूरी तरह से हैरान था और इस वक्त अपने कमरे में था, लेकिन डेस्परेटली उसका दिल चाहता था कि वह राधिका को देखे, लेकिन जैसे जैसे खुद के मन को मारते हुए वह राधिका के कमरे से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर आस्था इस वक्त अरमान के साथ थी और उसके बाजू पर अपना सर रखकर लेटी हुई थी। आस्था अरमान की चेस्ट पर सर रखकर सोने लगी। उसे एक अलग ही लेवल का सुकून मिला करता था। वहीं अरमान की आंखों में दूर दूर तक कोई नींद नहीं थी, क्योंकि वसुंधरा रायचंद अगर एक छत के नीचे हो सकती है तो भला अरमान चैन की सांस कैसे ले सकता था। लेकिन फिलहाल आस्था की खुशी के लिए उसने वसुंधरा रायचंद को एक्सेप्ट किया था। वहीं जल्दी ही अगली सुबह हो गई थी। वसुंधरा जी पूरे मेंशन को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। पूरा मेंशन में रखा हुआ एक एक इम्पोर्टेंट सामान उनकी आंखों से छुपा नहीं रहा था। तभी ज्यादा वसुंधरा जी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त अपने पूरे गैंग के साथ स्टडी रूम में जमा था। अरमान ने सभी को एक एक करके कुछ ना कुछ सख्त इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया था और सभी के चेहरों पर अजीब अजीब से भाव थे। वहीं दूसरी ओर सारी गर्ल्स गैंग इस वक्त राधिका के कमरे में जमा थी, क्योंकि राधिका की एक्टिंग का आज लास्ट डे था और आज राधिका को वह करना था जो रौनक ने उसे कहा था। तो इसलिए राधिका थोड़ा सा नर्वस हो रही थी। वह कह रही थी कि अगर सुमित जी ने उसकी बात मान ली तो तब क्या होगा। लेकिन रौनक ने उसे संतोषना देते हुए कहा, जैसा मैंने राधिका दीदी आपको कहा है आप प्लीज वैसा ही कीजिए और बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जो हमने सोचा है वही होगा। अब रौनक की बात मानकर राधिका ने खुद को मोटिवेट किया। आस्था रश्मि दोनों ही उसका साथ देने लगी हैं। तभी आस्था ने राधिका से कहा, मैं सुमित भैया को ठीक 10 मिनट बाद इस साइड भेजूंगी और आपको आगे का काम करना होगा। तब राधिका ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी और वह आगे का काम कंटिन्यू करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही अरमान के इंस्ट्रक्शन के बाद सभी अपने अपने काम पर जुट गए थे। वहीं मारिया, जिसे आज दुल्हन बनना था, लेकिन अरमान का इंस्ट्रक्शन सुनकर वह उसी पर भी ध्यान देने लगी। नानी माँ जल्दी ही मारिया के पास शादी का जोड़ा, गहने, ज्वेलरी लेकर आई और बोली कि आपको यह सब पहनना है। एक बार को मारिया शादी का लहंगा और ज्वेलरी देखकर घबरा गई थी, क्योंकि उसने कभी भी आज तक इस तरह से इतनी ज्यादा हैवी ड्रेस और ज्वेलरी कैरी नहीं की थी। लेकिन अब नानी माँ के जोर देने पर मारिया उन्हें मना नहीं कर पाती, क्योंकि मारिया की जिंदगी में प्यार के नाम पर शुरू से ही सिर्फ टाइगर था और रिश्तों के नाम पर अरमान था। लेकिन अब मारिया सभी को अपना समझने लगी थी और धीरे धीरे नानी माँ को वह बेहद पसंद करने लगी थी। आस्था, जो कि अपने कमरे में जा रही थी, उसने सुमित को आते हुए देख लिया था और रोकते हुए बोली, सुमित भैया क्या आप प्लीज मेरा एक काम कर दोगे। अब जैसे आस्था ने मासूम सा फेस बनाकर यह कहा, सुमित तुरंत बोला, हाँ बोलो क्या काम है। सब ठीक है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना। क्योंकि सुमित अच्छे से जानता था कि सामने खड़ी हुई एक छोटी सी नाजुक सी लड्डुशकी उसके जिगरी यार अरमान सिंघानिया की जान है, तो आस्था को कुछ ज्यादा ही स्पेशल अपीयरेंस मिला करता था। वेल, तभी आस्था ने बोला, अरे सुमित भैया एक छोटा सा काम है। वह ना राधिका दीदी के पास मेरा फोन छूट गया है, लेकिन अभी अरमान जी मुझे कमरे में बुला रहे हैं तो मुझे उनकी बात सुननी होगी, तो क्या प्लीज आप उनसे फोन ला दोगे। अब जैसे ही आस्था ने यह कहा, सुमित हैरान हो गया कि इतने छोटे से काम के लिए तो आस्था किसी को भी कह सकती थी, तो लेकिन उसने सुमित को ही क्यों बोला। लेकिन फिलहाल वह भी राधिका से मिलना चाहता था, क्योंकि राधिका पूरे 12 से 13 घंटे हो गए थे अभी तक सुमित के सामने नहीं आई थी। तो इसलिए सुमित आस्था की बात मानकर जल्दी ही अब राधिका के कमरे में जाने लगा। और जैसे ही वह कमरे में गया, उसने देखा कि राधिका अपने बैग पैक कर रही थी। राधिका को इस तरह से बैग पैक करता हुआ देखकर सुमित हैरान हो गया, क्योंकि उसकी तो आज राधिका के साथ शादी थी, तो इस तरह से राधिका का बैग पैक करने का क्या मतलब था। तभी सुमित आगे आते हुए बोला, क्या आस्था का फोन तुम्हारे पास है। तब राधिका ने तुरंत आस्था का फोन सुमित के हाथों में थमा दिया था। फिर सुमित तिरछी नजरों से राधिका के बैग को देख रहा था और फिर राधिका की ओर देखकर पूछता है, यह इस तरह से बैग पैक करने का क्या मतलब है, कहाँ जा रही हो तुम। तभी राधिका ने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं यह घर छोड़ कर जा रही हूँ और मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अब जैसे ही राधिका ने यह कहा, अचानक से सुमित को ऐसा लगा मानो कि उसके जिस्म पर किसी ने बिजली गिरा दी हो। तब सुमित ने तुरंत राधिका के कंधों को कसकर पकड़ लिया, उसे झिंझोड़ते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रही हो तुम। हाँ। अब जैसे ही सुमित ने एकदम से इस तरह का रिएक्शन दिया, राधिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था, जिसकी वजह से सुमित राधिका के चेहरे की मुस्कुराहट नहीं देख पाया। तभी राधिका की नजर दरवाजे पर गई। दरवाजे पर रश्मि, आस्था के बाद रौनक मौजूद थी। रौनक के ऊपर आस्था का एक दूसरे के ऊपर सर रखा हुआ था और वह तीनों ही अंदर कमरे में झांक कर देख रही थीं कि वह अंदर क्या हो रहा है। अब जैसे ही राधिका ने उन तीनों को वहां देखा, वह अपनी आंखें उन तीनों को दिखाने लगी, मानो कि वह उन्हें कहना चाह रही हो कि तुम लोग अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। लेकिन वह तीनों तो वहां से जाने के मूड में ही नहीं थी। वह तो देखना चाहती थी कि जो प्लान उन्होंने बनाया था क्या वह सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। वह तीनों वहां से जाने के मूड में नहीं थी। वह तो देखना चाहती थी कि जो प्लान उन्होंने बनाया था क्या वह सक्सेसफुल होता है या नहीं। क्योंकि रौनक ने आस्था से बताया था कि रौनक ने राधिका को आइडिया दिया था कि अगर वह सुमित भैया को इग्नोर करना शुरू कर देंगी और साथ ही साथ शादी वाले दिन शादी से मना कर देंगी तो उसके बाद उनके रिएक्शन देखने को मिलेंगे।
अगर वाकई वह उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं,